प्रोफेशनल रेसलिंग या स्पोर्ट्स एंटरटेनमेंट की हर किसी के लिए अलग अहमियत है, लेकिन एक बात पक्की है कि ये आपको रोजमर्रा की जिंदगी से बाहर ले आता है। इसलिए जब WWE या कोई और कंपनी किसी गलत रास्ते पर जाकर असल जिंदगी की दुर्घटना का इस्तेमाल अपने अलग पॉइंट ऑफ व्यू, मैच और स्टोरी लाइन्स के लिए करता है, तो ये देख किसी का भी दिमाग खराब हो सकता है। हालांकि अक्सर ऐसा नहीं होता, लेकिन WWE ने असल जिंदगी में हुई मौत, दुर्घटना और यहाँ तक कि जंग का भी इस्तेमाल किया है, जिससे कि उन्हें पब्लिसिटी मिले, TRP बढ़े और पैसा ही पैसा बरसे। स्माइल्स ऑन फेसेस से सिर्फ इनके चेहरे पर ही स्माइल आई। मैं हूं एडम पचीटी कल्टहॉलिक रेसलिंग से, और ये हैं 10 टाइम्स WWE यूज्ड रियल ट्रेजेडीज इन स्टोरी लाइन्स। शुरू करते हैं। नंबर 10, मैट हार्डी किल्स जेफ हार्डीज डॉग। जब WWE ने मैट हार्डी और जेफ हार्डी को पहली बार एक दूसरे के खिलाफ रिंग में उतारा, तो जल्द ही कंपनी को समझ में आ गया कि फैंस को कोई भी दिलचस्पी नहीं है इन दोनों भाइयों को लड़ते हुए देखने में। शायद उन्हें उनकी दुश्मनी के आगे बढ़ने की उम्मीद थी, इसलिए करीब 7 साल से ज्यादा समय के बाद WWE ने दोनों भाइयों के बीच गर्मा गर्मी को फिर से बढ़ाने की कोशिश की, जिसमें मैट एक खतरनाक विलन बनकर सामने आए। इस स्टोरी लाइन में दिखाया गया कि पिछले कुछ महीनों में हुए बहुत सारे बदनाम हादसों के पीछे बड़े भाई मैट हार्डी का हाथ था, जिसमें जेफ की एंट्री पर होने वाली आतिशबाजी में हुई गड़बड़ी और सर्वाइवर सीरीज 2008 में स्टेयरवेल में जेफ पर हुआ हमला शामिल है। हालांकि WWE ने थोड़ी हद तब पार कर दी जब उन्होंने मैट हार्डी से ये कहलवाया कि 1 साल पहले कैरिज्मेटिक एनिग्मा के घर में लगी आग के पीछे उनका ही हाथ था। मैट ने अपने भाई को एक डॉग कॉलर भी दिखाया, जो कि जेफ के कुत्ते जैक का था, और वो उसके घर में लगी आग में जलकर मर गया था। ये सब हद से ज्यादा था, काफी घटिया था, और उस लड़ाई में ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं थी। और मैट ने भी विंस मैकमैन के सामने इस आइडिया के खिलाफ सवाल उठाए थे, लेकिन जैसी उम्मीद थी उनकी बात मैकमैन ने एक कान से सुनी और दूसरे से निकाल दी। नंबर 9, द इराकी सिंपैथाइजर। WWE न सिर्फ किसी की निजी जिंदगी में हुई दुर्घटना का इस्तेमाल करता है, बल्कि कुछ बहुत बड़ी दुर्घटना का भी इस्तेमाल करता है, ताकि उन भयानक घटनाओं से जुड़ी लोगों की भावनाओं का फायदा उठाया जा सके, जैसे कि कोई बड़ी जंग। इसका एक एग्जाम्पल तब सामने आया जब WWE ने 90 के दशक के शुरुआत में सार्जेंट स्लॉटर हील को गल्फ वॉर के दौरान इराक का समर्थक बना दिया। कुवैत पर हमला करने के लिए इराक की दुनिया भर में आलोचना की जा रही थी, लेकिन सार्जेंट ने इराक के खून खराबे की तारीफ की और अपने ही देश यूनाइटेड स्टेट्स को कमजोर होने के लिए बुरा भला कहा, बिल्कुल जी आयुष्मो की तरह। सही कहा ना? इसके बाद स्लॉटर ने अरब लोगों की तरह ही हेड ड्रेस पहनना शुरू किया, कैमल क्लच को अपनी फिनिशर बना लिया, कर्नल मुस्तफा और जनरल अदनान के साथ टीम बना लिया, और यहाँ तक कि वो टीवी पर अमेरिकी झंडे को आग लगाने के काफी करीब आ गए थे। हालांकि उन्होंने आखिरकार इसके लिए मना कर दिया और इसकी जगह हल्क होगन की टी-शर्ट को आग लगा दिया। शायद ऐसा इसलिए किया गया था कि रेसलमेनिया 7 के मेन इवेंट में रेड व्हाइट एंड ब्लू हल्कस्टर उनसे WWE टाइटल छीन ले। लेकिन काफी लोगों का मानना था कि इस इवेंट को गल्फ वॉर के ऊपर बनाना एक गलत फैसला था, क्योंकि इस जंग में कई हजार लोग मर गए थे, जिसमें 219 अमेरिकन भी शामिल थे। नंबर 8, द डेथ ऑफ अ मॉर्टिशियन। रेसलमेनिया में अंडरटेकर की विनिंग स्ट्रीक के इतना मशहूर हो जाने के बाद स्टोरी लाइन में इसे तोड़ने की कोशिश ही द डेड मैन के शोकेस ऑफ द इमॉर्टल्स में होने वाले मैच को बेचने के लिए काफी थी। और शायद ऐसा ही कुछ तब भी होता जब CM पंक ने रेसलमेनिया 29 में ये स्ट्रीक तोड़ने की कोशिश की, अगर शो से पहले विलियम मूडी की मौत ना हुई होती तो। क्योंकि मूडी का पॉल बियरर के तौर पे अंडरटेकर से अच्छा संबंध था, इसलिए उनकी मौत ने WWE को मौका दिया कि वो असल जिंदगी को उनकी और पंक की लड़ाई के साथ जोड़ दें। इस मैच में पॉल हेमन ने मॉर्टिशियन की तरह ड्रेसअप करके उनका मजाक उड़ाया, और पंक ने बियरर की राख को फिनम के पूरे शरीर पर इस तरह से डाला कि कुछ फैंस को ये काफी गलत लगा। हालांकि कलश के अपमान को लेकर WWE ने मूडी के परिवार वालों के लिए पहले ही बात कर लिया था, और मूडी के बेटे ने इस पर हामी भी भरी थी। वहीं इस मामले में पंक ने इंटरव्यूज में कहा कि फ्यूचर हॉल ऑफ फेमर को ये अच्छा लगेगा कि उनके कैरेक्टर का इस्तेमाल रेसलमेनिया के टॉप मैचों में किया गया है। कई सालों बाद अंडरटेकर ने भी यही बात कही, भले ही उन्हें शुरुआत में ये आइडिया अच्छा नहीं लग रहा था। नंबर 7, वन नाइट ओनली। खासतौर पे यूके के लिए हुआ वन नाइट ओनली पेपर व्यू डेवी बॉय स्मिथ के करियर का एक और बहुत बड़ा पल था, जो अपने यूरोपियन टाइटल को बचाने के लिए इस शो के मेन इवेंट में शॉन माइकल्स के खिलाफ अपनी वापसी कर रहे थे। ब्रिटेन में जीतना और शॉन माइकल्स को बुरी तरह से हरा देना ही ब्रिटिश बुलडॉग के लिए काफी था, लेकिन स्मिथ ने इस मैच को और ज्यादा बड़ा बनाने के लिए इसे अपनी छोटी बहन ट्रेसी को डेडिकेट कर दिया, जो कि 2 बार कैंसर झेल चुकी थी। ट्रेसी उस मैच में अपने बड़े भाई की एंट्री में उनके साथ आई, और इस मैच में स्मिथ की जीत पक्की थी।
वैसे प्लान तो यही था और डेवी बॉय को यही बताया भी गया था, लेकिन फिर किसी सेक्सी बॉय ने विंस मैकमैन को ये यकीन दिला दिया गया कि शॉन माइकल्स की जीत ज्यादा आग भड़का देगी और आगे जाकर इससे भी बड़े रीमैच का और कंपनी के लिए और भी ज्यादा बिजनेस का रास्ता खोल देगी। इसलिए मैच का नतीजा बदल दिया गया और बुलडॉग हार्ट ब्रेक किट के फिगर 4 में फंस कर बेहोश हो गए और उनके फैमिली वाले और फैंस डरे हुए ये सब देखते रह गए। ये वाकई में दिल को दुखी करने वाली बात थी। इसके 2 महीने बाद ही मॉन्ट्रियल की घटना हो गई, इसलिए कोई रीमैच नहीं हो पाया और डेवी की बहन ट्रेसी साल 1999 की शुरुआत में ही गुजर गईं। नंबर 6, कोल हार्टेड। कमेंटेटर माइकल कोल और जेरी लॉलर के बीच की लड़ाई और आगे जाकर उनके बीच हुए मैचेस हर लिहाज से घटिया थे। फिर चाहे कोल का किंग के बेटे ब्रायन द प्रिंस क्रिस्टोफर को बुलाकर उससे उसके पिता को बेइज्जत करने के लिए कहना हो, या उनकी लड़ाई का वो आखिरी घटिया किस माय फुट मैच हो जिसमें कोल को उनके ओपोनेंट का बारबेक्यू सॉस में डूबा पैर चाटना पड़ा था। इतनी लंबी चली लड़ाई में बहुत कम ही अच्छे एंटरटेनमेंट से भरे पल देखने को मिले। इस पूरे मामले के सबसे बुरे पलों में से एक तब देखने को मिला जब कोल लॉलर की मां को इसके बीच खींच लाए, जो कि जेरी को एलिमिनेशन चैम्बर 2011 में WWE चैंपियन द मिज के हाथों मिली हार के कुछ समय पहले ही गुजर गई थी। किंग के ये मैच हारने के अगले ही दिन कोल खुशी से लॉलर को ये बताने लगे कि उनकी मां को सबसे अच्छी सीट मिली थी उन्हें हारता हुआ देखने के लिए, जिसके बाद उन्होंने लॉलर से ये भी पूछा कि उन्हें कैसा लग रहा है अपनी मां की उम्मीदों पर खरा ना उतर पाकर। ये बातें अजीबोगरीब और घटिया थी और लॉलर ने बाद में ये बताया कि कोल ये सब कुछ नहीं कहना चाहते थे जो कि उनके स्क्रिप्ट में लिखा था, लेकिन उनकी बात नहीं मानी गई। नंबर 5, अ फ्लेयर फॉर द डिस्टेस्टफुल। अगर 29 मार्च 2013 को हुई दुर्घटना ना हुई होती तो ये काफी हद तक मुमकिन था कि रिक फ्लेयर के बेटे रीड अपने पिता के नाम को अपनी बहन शार्लेट के साथ मिलकर WWE रिंग में और आगे ले जाते। युवा रीड ने कुछ ही समय पहले अपना ऑल जापान प्रो रेसलिंग का टूर खत्म किया था और WWE में जगह बनाने की उम्मीद कर रहे थे, जहां शार्लेट डेवलपमेंटल प्रोग्राम के तहत ट्रेनिंग कर रही थी। लेकिन तभी सिर्फ 25 साल की उम्र में ओवरडोज के कारण रीड की मौत हो गई। शार्लेट ने अपने भाई के WWE सुपरस्टार बनने के सपने को पूरा करने के लिए ही ये ट्रेनिंग शुरू की थी, लेकिन जब रीड की मौत हो गई तो शार्लेट ने उसकी याद में अपना पूरा करियर डेडिकेट करने का फैसला किया। साफ तौर पे द क्वीन शार्लेट अपने भाई से दिल से जुड़ी थी और इसलिए इस बात में ज्यादा हैरानी होती है, या शायद थोड़ी भी हैरानी नहीं होती कि WWE ने 2015 में उनके भाई का नाम सिर्फ घटिया पब्लिसिटी पाने के लिए इस्तेमाल किया। जब शार्लेट ने पेज को बताया कि वो उनसे उसी तरह फाइट करेंगी जैसे उनका परिवार हमेशा से करता आया है, तब एंटी डीवा ने इसका जवाब देते हुए कहा कि उनके छोटे भाई तो कुछ खास रेसलिंग नहीं कर सके। इस पर थोड़ा विवाद होने के बाद एक WWE के अधिकारी ने यह बयान दिया कि इस तरह की संवेदनशील बातों को तभी मंजूरी दी जाती है जब खुद रेसलर्स को इससे कोई समस्या नहीं होती। लेकिन रिक ने बाद में दावा किया कि उन्हें बिल्कुल भी ये अंदाजा नहीं था कि ऐसा कुछ होने जा रहा है और सेगमेंट प्रसारित होने से पहले या बाद में उनसे इसे लेकर कोई कॉन्ट्रैक्ट किया गया। नंबर 4, द वीपिंग विडो। ब्रायन पिलमैन को ड्यूड लव से बैड ब्लड 1997 पे पर व्यू में भिड़ना था, जहां गोल्डस्ट, जिनकी पत्नी मार्लिना ने उन्हें ब्रायन के लिए छोड़ दिया था, उनको पिलमैन के साथ रिंग में 5 मिनट मिलने वाले थे जिससे ड्यूड ये मैच जीत जाते। लेकिन ये मैच कभी नहीं हो सका क्योंकि ब्रायन पिलमैन शो के कुछ घंटों पहले ही होटल में मरे हुए पाए गए थे। ये साफ था कि द बिजार वन के साथ उनकी स्टोरी लाइन को तुरंत ड्रॉप कर दिया गया, लेकिन लूज कैनन की कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई। अगली ही रात रॉ में विंस मैकमैन ने ब्रायन की विधवा मेलेनी को शो में उनके स्वर्गीय पति के बारे में बात करने के लिए बुलाया। हालांकि निश्चित तौर पे ये किसी स्टोरी लाइन का हिस्सा नहीं था, लेकिन WWE ने इसका इस्तेमाल अपनी रेटिंग बढ़ाने के लिए जरूर किया। पूरे ब्रॉडकास्ट के दौरान इसके बारे में बढ़ा चढ़ाकर बताया और विंस ने इस मौके का फायदा उठाते हुए अपनी कंपनी को किसी भी तरह के ड्रग या स्टेरॉयड अब्यूज के मुद्दे से भी दूर कर लिया। हालांकि लोगों का मानना था कि एक दुख में डूबी औरत को उसके पति की मौत के लिए 24 घंटे बाद ही टेलीविजन पर लाने का फैसला हद से कुछ ज्यादा ही आगे निकल गया और जिस तरह से चेयरमैन ने इस सब चीजों का इस्तेमाल किया उससे उन पर बहुत ज्यादा असंवेदनशील होने का और किसी भी चीज का गलत फायदा उठाने का आरोप लगा। नंबर 3, साशा अबाउट नाइट हार्ट। 13 अगस्त 2018 को जिम दी एनवेल नाइट हार्ट की मौत के बाद उनकी बेटी नटालिया को उन्हें WWE टेलीविजन पर ट्रिब्यूट देते देखना थोड़ा भी हैरान नहीं करता है, जैसे कि जब वो समर स्लैम में अपने पिता की रिंग जैकेट पहन कर आई। लेकिन ये बात चौंकाने वाली जरूर थी कि कैसे कुछ ही महीनों बाद WWE ने नैटी और उनके पिता के रिश्ते का इस्तेमाल एक स्टोरी लाइन बनाने के लिए किया, या शायद इस बात से ज्यादा हैरानी हुई कि WWE को ऐसा करने में कुछ महीने कैसे लग गए। द राइट स्क्वाड ने एनविल की मौत का इस्तेमाल द क्वीन ऑफ हार्ट्स को परेशान करने के लिए किया। उनके पिता के चश्मे को एक 6 पर्सन टैग मैच के दौरान रिंग के किनारे तोड़कर फेंक दिया
और टीएलसी में रूबी रायोट के खिलाफ उनके सिंगल्स मैच से पहले एक टेबल पर बिग जिम की बड़ी सी तस्वीर चिपका दी और लगातार ताने मारे, साथ ही घटिया बातें भी बोली। दोनों के बीच ये झगड़ा कोई बहुत ज्यादा तो शानदार नहीं था, लेकिन कम से कम ये एक बेबी फेस की जीत के साथ खत्म हुआ जब नटालिया ने रूबी को टेबल पर पटक दिया और उसी जैकेट और सनग्लासेस को पहनकर शान से खड़ी हुई। ये ध्यान में रखना होगा कि पुरानी डिवास चैंपियन स्टोरी लाइन में अपने पिता के नाम के इस्तेमाल को लेकर खुश थीं और उन्हें लगता था कि उनके पिता इन सब चीज के लिए राजी होंगे, लेकिन ये जरूर साफ था कि वो इस बात से बिल्कुल भी खुश नहीं थी कि साशा बैंक्स ने उनके पिता के नर्क में होने की बात कही। नंबर 2, हेलिंग अ नेशन। 11 सितंबर 2001 को हुए आतंकी हमले के बाद WWE अमेरिका की ऐसी पहली कंपनी थी जहां किसी भी तरह से बड़ी संख्या में लोग जमा हुए थे। जब 2 दिन बाद ही उन्होंने स्मैकडाउन का एपिसोड रिकॉर्ड किया। इस दिन के लिए बनाई गई स्टोरी लाइन को छोड़ते हुए WWE ने उन सभी लोगों को श्रद्धांजलि दी जो कि 9/11 के इस हमले में अपनी जान गंवा बैठे थे या फिर किसी भी तरह से उन पर इसका असर पड़ा था। उस दिन के बड़े बेबी फेस अमेरिकन हीरो कर्ट एंगल थे, जिन्होंने राइनो को मेन इवेंट में हरा दिया और भावुक होकर यूएसए के नाम के नारे भी लगाए और शो खत्म हो गया। 9/11 के हादसे के बाद लोगों में देशभक्ति की भावना इस कदर बढ़ गई थी कि WWE को ये एहसास हुआ कि उन्हें अपना रास्ता बदलना पड़ेगा। हालांकि कंपनी ने स्टोरी लाइन में इस ट्रेजेडी को पूरी तरह से शामिल नहीं किया, लेकिन अपने देश की ऑडियंस के मूड को देखते हुए क्रिएटिव फैसलों में बदलाव जरूर किए। एंगल पहले स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन के खिलाफ अनफॉरगिवन में होने वाले अपने WWE टाइटल मैच में हारने वाले थे, लेकिन कर्ट और विंस को यह महसूस हुआ कि अमेरिकन हीरो का ऐसे मौके पर हारना एक गलत फैसला होगा और इसलिए स्क्रिप्ट में बदलाव किए गए और गोल्ड मेडलिस्ट ने स्टोन कोल्ड पर जीत हासिल की। नंबर 1, एडी एक्सप्लॉयटेशन। एडी गुरेरो की अचानक मौत ने पूरे WWE को हिलाकर रख दिया। फैंस के बीच लैटिनो हिट सबसे चहेते सुपरस्टार्स में से एक तो थे ही, लेकिन कंपनी के बाकी लोग भी उन्हें उतना ही पसंद करते थे और इस पुराने WWE चैंपियन के जाने से कंपनी में एक बड़ी जगह खाली पड़ गई थी। WWE ने तुरंत ही गुरेरो को रॉ और स्मैकडाउन के खास एपिसोड में श्रद्धांजलि दी और आज तक कंपनी के बिजनेस में उनके योगदान की आज तक तारीफ करते हैं। हालांकि कंपनी ने एडी की मौत को स्टोरी लाइन बूस्टर के तौर पर इस्तेमाल किया, जिसने WWE में कई सारे लोगों को नाराज कर दिया, जिसमें एक नाम मैक फॉली का भी शामिल है। उन्होंने इसके खिलाफ WWE को कड़े शब्दों में लेटर भी लिखा। फैंस की नज़र में सबसे घटिया तरह से एडी के नाम का इस्तेमाल तब हुआ जब रैंडी ऑर्टन ने रे मिस्टीरियो से कहा कि तुम्हारा मरा हुआ दोस्त स्वर्ग में नहीं बल्कि नर्क में गया है, और साथ ही लेजेंड किलर ने गुरेरो की कई लो राइडर्स कार्स में से एक को ब्लू ब्रांड सेट को तोड़कर निकालने में बर्बाद कर दिया। WWE ने 1 साल से ज्यादा समय तक एडी के नाम का इस्तेमाल किया और एडी के दोस्त मिस्टीरियो और उनके भतीजे चावो के बीच लड़ाई में भी उनका नाम इस्तेमाल किया और साथ ही चावो और एडी गुरेरो के बेस्ट फ्रेंड क्रिस बेनवा के बीच चल रही दुश्मनी में भी। जो भी इसमें शामिल था वो पूरी तरह से इन सब से कंफर्टेबल नहीं था, लेकिन उनमें से कुछ को ही ऐसा लगा कि वो उस समय इसके लिए आवाज उठा सकते हैं।